देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। इसमें देखो आज हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेट का मतलब होता है मर्ज करना। ठीक है, तो हमें क्या क्या मर्ज करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल आता है, बैलेंस शीट आता है, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, नोट्स टू अकाउंट्स आता है। ठीक है, देखो हमें क्या क्या मर्ज करना पड़ेगा। पीएल को मतलब जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो पीएल होता है, बैलेंस शीट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सारी चीजों को नॉर्मली मर्ज करना होता है। लेकिन एग्जाम पर्पस के लिए सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट मर्जिंग ही हम लोग को सीखना पड़ेगा, क्योंकि यही हमें दिया जाता है, बाकी सब नहीं आता है। ठीक है, बाकी सब आने का कोई चांसेस नहीं होता है। तो ये वाला टॉपिक पढ़ने के लिए हमें AS 21, AS 23 और AS 27 समझना पड़ेगा। मतलब AS 23, AS 27, AS 21, ये तीनों चीज इस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है मतलब रूल करता है कि भाई ये एस फॉलो करना है। आप अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मर्ज करना चाहते हो, ठीक है, कंसोलिडेट करना चाहते हो, जिसमें से AS 21 हम लोग का प्रैक्टिकल अप्रोच है, और ये जो है ये हम लोग का थियोरिटिकल अप्रोच है। तो अभी हम लोग ये प्रैक्टिकल वाला ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिर देखो, मर्ज करने का मतलब जैसे मान लो दो कंपनी है, कंपनी ए है, कंपनी बी है। ठीक है, अब कंपनी ए का पीएल, कंपनी बी का पीएल, ये दोनों को मर्ज होना है। कंपनी ए का बैलेंस शीट, कंपनी बी का बैलेंस शीट, ये दोनों को मर्ज होना है। कंपनी ए का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी ए का नोट्स टू अकाउंट्स, इसका नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, ये मर्ज होने वाला है, जिसको फॉलो, ये मर्जिंग जब होगा तो ये फॉलोड बाय AS 21 होना चाहिए। ठीक है, फॉलोड बाय AS 21 होना चाहिए। अच्छा, अब देखो एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि एच लिमिटेड एक कंपनी है, एस लिमिटेड एक कंपनी है। एच लिमिटेड के पास कैपिटल है सपोज 20 लाख, मशीन मशीन है 10 लाख, कैश 10 लाख, तो टोटल हो जाएगा 20 लाख और 20 लाख। इनका सपोज कैपिटल है 4 लाख, और ये कैपिटल को थोड़ा मतलब डिटेल्स में लिखेंगे, 40,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच करके। ये समझाने के लिए टी शेप में कर रहे। कंपनी अकाउंट्स कभी भी टी शेप में नहीं होता है, ये तो हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। ठीक है, तुम लोग को पता ही होगा। 2 लाख, और यहाँ पर मशीन हो गया 2 लाख, तो 14 लाख, और यहाँ पर सॉरी 4 लाख और 4 लाख, 14 लिख दिया गलती से मैंने, 4 लाख और 4। अच्छा, अब अगर
एच लिमिटेड इन्वेस्ट करना चाहता है तो एस लिमिटेड में, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट ₹5 लाख इन शेयर ऑफ एस लिमिटेड 40,000। तो एच लिमिटेड एस लिमिटेड का शेयर खरीदना चाहता है और उसने 40,000 का 40,000 शेयर ही खरीद लिया। इनका टोटल 40,000 शेयर था, पूरा 40,000 शेयर ही खरीद लिया है 5 लाख रुपीज दे के। तो एच लिमिटेड शेयर खरीदने पे एंट्री क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट परचेज हो रहा है, शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, तो इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, ऐसा पूरा नाम लिखा जा सकता है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ना लिख के, टू कैश। ठीक है, कितना देके खरीदा है, 5 लाख देके खरीदा है। ठीक है, तो इतना बताओ कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड का कितना परसेंट शेयर खरीद लिया। एच लिमिटेड ने कितना परसेंट शेयर खरीदा है एस लिमिटेड का। 100%। 100%, क्योंकि 40,000 का 40,000 ही खरीद लिया, तो एच लिमिटेड ने 100% शेयर एक्वायर्ड किया है इन एस लिमिटेड। ठीक है, तो तुम लोग लॉ तो पढ़ते हो, ठीक है, तो मुझे बताओ कि एच लिमिटेड ने जो शेयर एक्वायर किया है एस लिमिटेड में, तो इसमें एच लिमिटेड और एस लिमिटेड में एक रिलेशन बनता है, उस रिलेशन का नाम क्या है। होल्डिंग सब्सिडियरी। होल्डिंग सब्सिडी। ठीक है, लॉ में क्यों, नॉर्मली भी लॉ का ही बात है, लेकिन नॉर्मली भी सुना ही होगा, लॉ पढ़ो या ना पढ़ो तुम लोग, ठीक है, मतलब पढ़ो या ना पढ़ो इन द सेंस घर पे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो उसका बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो सब्जेक्ट तो सभी का है, पढ़ना तो चाहिए, लेकिन ये पहले भी कभी तो सुना होगा, ठीक है, तो ये हो जाता है होल्डिंग सब्सिडियरी। तो बोलो कौन होल्डिंग है और कौन सब्सिडियरी हुआ। बोलो कौन होल्डिंग हुआ और कौन सब्सिडियरी हुआ। एच होल्डिंग और एस सब्सिडियरी। और सब्सिडियरी एच हो गया होल्डिंग और एस सब्सिडियरी हो गया एस लिमिटेड। ये होल्डिंग कंपनी, ये सब्सिडियरी कंपनी। अच्छा, इनमें होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन हुआ, और अगर ये रिलेशन है तो इनको AS21 फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और एज लिमिटेड ने क्या किया है, देखो सब होल्डिंग होने का वैसे कंडीशन क्या होता है, कितना शेयर होल्ड करना पड़ता है, मोर देन 51। 51 या 50, मोर देन। सॉरी 150। हम्म, ठीक है, तो यहाँ तो बहुत ज्यादा है, 100%, बहुत ज्यादा क्या, पूरा का पूरा ही शेयर एक्वायर हो चुका है ना, तो मोर देन क्या होता है, 50%, होल्ड मोर देन 50% शेयर ऑफ अदर कंपनी, ठीक है, तब हो जाता है होल्डिंग का रिलेशन। और इन दिस केस मतलब ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसमें 100% है, ठीक है, तो ये भी होल्डिंग हुआ, मोर देन 50% होने से ही होल्डिंग हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही एस एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड का शेयर एक्वायर कर लिया, तो उसके बाद आफ्टर एक्विजिशन एच लिमिटेड का बैलेंस शीट कैसे देखने में होगा, ठीक है, तो आफ्टर एक्विजिशन बैलेंस शीट कैसे देखने में होगा, यहाँ पर दिखाते हैं, बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन। ठीक है, तो तुम लोग ही बताओ, एज लिमिटेड के पास पहले था मशीन 10 लाख का, क्या उसमें कोई चेंजेस आएगा।
नहीं आएगा। हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं कि आफ्टर एक्विजिशन क्या होगा। तो उसने तो एक्विजिशन होने पे इन्वेस्टमेंट खरीदा 5 लाख रुपए देके, तो मशीन 10 लाख जैसा है वैसा ही रहेगा। कैश में कोई चेंजेस आएगा? अभी थोड़ा सा हिंट्स दिया, अगर सुनोगे तो बता सकते हो। कैश 10 लाख था, उसमें कोई चेंजेस आएगा? 5 लाख का मिला। हाँ, तो कैश 10 लाख था, उसमें से लेस हो जाएगा 5 लाख, क्योंकि 5 लाख रुपीज से परचेज हो गया, तो रिमेनिंग 2 लाख रहेगा। और यहाँ पर एक आइटम और आ जाएगा, क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट खरीदा है, तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 5 लाख। अच्छा, और इधर जो है कैपिटल 20 लाख, ठीक है, कैपिटल 20 लाख। मैंने सिर्फ एक्विजिशन के बाद क्या हुआ है वो लिख रहे हैं। तो 20 लाख इधर हो जाएगा, 20 लाख, मैंने बस इतना लिखा है। तो एक्विजिशन के बाद ये हो गया। अब हम लोग को तो सिर्फ ये नहीं देखना है कि एक्विजिशन के बाद क्या हो रहा है, हम लोग को ये देखना है कि कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनेगा। कॉन्सोलिडेट होने का मतलब अब एस और एच अपना बैलेंस शीट मिला के बनाएंगे। मतलब एक्चुअली बनाने वाला एच ही होगा, क्योंकि उसने तो एस को खरीद ही लिया है, देखा जाए तो पूरा पूरी, ठीक है, पूरा पूरी खरीद लिया। और होल्डिंग होने से क्या होता है, पूरा कंट्रोलिंग आ जाता है। तो फिर एच लिमिटेड को अब अपने बैलेंस शीट में एस लिमिटेड के बैलेंस शीट को भी जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो मर्ज अगर होगा तब फिर कैसे देखने को मिलेगा, तो मर्जिंग क्या होना चाहिए, ये दोनों मर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कंसेप्ट के साथ सोचते हैं, क्वेश्चन तो हमें ऐसे दे देगा, ये दे देगा, हमें बनाना पड़ेगा, लेकिन एक्विजिशन के बाद कुछ सिनेरियो ऐसा हो जाता है और इसके बाद मर्जिंग का कंसेप्ट हमें सोचना चाहिए। तो अब ये वाले बैलेंस शीट के साथ जब ये वाला हम लोग मर्ज करेंगे, मतलब किसके साथ किसको मर्ज कर रहे हैं, देखो, इसके साथ हम लोग मर्ज कर रहे हैं, इसके साथ इसको हम लोग मर्ज करेंगे, ठीक है, इसके साथ इसको हम लोग मर्ज करेंगे। तो इसके साथ इसको अगर हम लोग मर्ज करेंगे तो फिर वो देखने में कैसा होगा। तो देखो, मर्ज करने का मतलब मैंने बताया सारा चीज मर्ज होना चाहिए। तो मर्ज होने पे ये कैसे दिखेगा, इसको लिखेंगे कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है, लाइबिलिटी एसेट्स। तो मर्ज हो जाएगा, मतलब एच के साथ एस का हमें जो भी डेटा है एसेट और लाइबिलिटी में वो ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो देखो, मशीन इसके पास 10 लाख है, इसके पास मशीन 2 लाख है, तो टोटल मशीन कितने का लिखेंगे? बोलो कितना हो जाएगा, कितने का मशीन हो गया? 12 लाख। 12 लाख, अच्छा। अब कैश 2 लाख और इधर कैश 2 लाख, तो टोटल कैश कितना हो जाएगा? कैश एक का तो 5 होगा ना। कहाँ 5? 5 10 तो से कोई, 5 किया तो 5 बचेगा। अच्छा, ये पहले नहीं देखा मैंने। ठीक है, तो ये 5 और 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 लाख। अच्छा, इसके बाद और इधर क्या आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट इसका नहीं है बट इसका है, तो जिसका है लिखेंगे, जो मर्ज होगा होगा, जो नहीं होगा उसे नहीं लिखेंगे। तो एक बार इन्वेस्टमेंट भी लिखेंगे, कितने का आएगा? 5 लाख। इधर कैपिटल आ जाएगा 10 लाख और इधर 4 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल एज लिमिटेड का 20 लाख और एस का 4 लाख। तो टोटल करने से इधर आता है 24 लाख और इधर आता है 24 लाख। देख लो सही है कि नहीं, 24 लाख और 24 लाख आ गया। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, ये बन तो गया बट इसमें एक चीज गलत है, क्या है, हम लोग इन्वेस्टमेंट को नहीं लिख सकते हैं,
इधर, ठीक है। और इधर हम लोग ये शेयर का वैल्यू नहीं लिख सकते, ये दोनों लिखना अलाउड नहीं। किसने अलाउ नहीं किया है? AS21 ने अलाउ नहीं किया। क्यों नहीं किया है? क्योंकि देखो, इन्वेस्टमेंट खरीदा गया था, एज लिमिटेड ने एस लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया था, मतलब उसके शेयर्स को खरीदा था। अब ये दोनों कंपनी एक हो गया, मतलब एच और एस कोई अलग नहीं है, ठीक है, कोई अलग अलग एंटिटी नहीं है। एच का फुल कंट्रोलिंग है एस के ऊपर, और वैसे 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करने से फुल कंट्रोलिंग आ ही जाता है, यहाँ तो 100% है। तो फिर कोई ऐसा थोड़ी बोल सकता है कि मैंने खुद ही के खुद ही के शेयर में खुद इन्वेस्ट किया है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वो अपने बैलेंस शीट में ये इन्वेस्टमेंट बोल के नहीं दिखा सकता, क्योंकि अब ये इन्वेस्टमेंट जैसा ट्रीटमेंट नहीं रहेगा। मतलब ये इन्वेस्टमेंट तब होता है ना जब हम लोग किसी और का इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, तब तो इन्वेस्टमेंट बोल के लिख रहे हैं। तो अब एस लिमिटेड तो मेरा ही हिस्सा है, तो हम क्या खुद ही के हिस्से में से कुछ इन्वेस्टमेंट खरीद लेंगे? ये तो बोलना सही नहीं होता है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर AS21 हमें नहीं अलाउड करता कि यहाँ पर इस चीज को इन्वेस्टमेंट बोल के लिखो। और इसके अगेंस्ट में ही तो ये शेयर आया था, तो वो भी मत लिखो। जब उसका वैल्यू नहीं लिख सकते हो इन्वेस्टमेंट का, तो उसका जो परचेज किया एसेट वो भी मत लिखो। इन्वेस्टमेंट नहीं लिख सकते हो तो फिर शेयर भी मत लिखो, ठीक है। तब क्या करना पड़ेगा? तब इसका मतलब ये हो गया, देखो, इसने इन्वेस्टमेंट कितना रुपए देके खरीदा? 5 लाख रुपए देके, और बदले में उसे 4 लाख का शेयर मिला था, ठीक है। तो कंसेप्ट तो ऐसा हो गया कि एच लिमिटेड जो है उसने 4 लाख रुपए का शेयर खरीदा था, बदले में 5 लाख रुपए पे करके, ठीक है। तो अब ये जो मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसमें एच लिमिटेड का प्रॉफिट है कि लॉस? क्या लग रहा है तुम लोग को? अगर कोई 5 लाख लॉस है। दे, लॉस है, ठीक है, क्योंकि कोई 5 लाख रुपए दे के 4 लाख का चीज ले रहा है, 4 लाख का शेयर ले रहा है, ठीक है। इसको तुम लोग कुछ भी सोच सकते हो। तो फिर ये हम लोग का क्या है? लॉस है, ठीक है। कभी पार्टनरशिप अगर 12 में किए हो तो पता होना चाहिए गुडविल वहां पर जो होता है कि गुडविल का मतलब क्या है। देखो, जिनका है उनको तो हम करवाते हैं अगर पार्टनरशिप होता है। वैसे किसी का है नहीं, ठीक है, पार्टनरशिप तुम लोगों में से, क्योंकि वो फाउंडेशन लेवल पे होता है, और कॉमर्स जिन लोगों ने पढ़ा है 12 में मिलेगा, ठीक है। तो है नहीं तो हम करवा तो सकते नहीं है, ठीक है। तो फिर ये देखो, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये लॉस होता है, लॉस हो रहा है, दिख ही रहा है कि 5 लाख दे के हम लोग 4 लाख का चीज खरीद रहे हैं। तो इस लॉस को क्या बोलते हैं पता है? अब कोई लॉस में जानबूझ के तो डील करेगा नहीं, उसको फ्यूचर में उसमें कुछ बेनिफिट दिखेगा। जैसे कोई भी चीज तुम लोग ज्यादा महंगा खरीदते हो, पता होने के बाद भी, तो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि ये मेरा फ्यूचर में मुझे अगर एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट देगा तो ही हम खरीदते हैं इस चीज को, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ठीक है आज महंगा है, लेकिन ये चीज लेके मुझे फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है, तो हम इस चीज को खरीदते हैं। उस इसको क्या बोलते हैं? किसी को नहीं पता? जिन्होंने फाउंडेशन किया, पार्टनरशिप पढ़ा, 12 में पार्टनरशिप पढ़ा, नहीं पता? गुडविल। गुडविल बोलते हैं, सही है। इसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। तो हम तो हिंट्स दे रही हैं, पार्टनरशिप, ठीक है। तो बिजनेस में जो गुडविल का वैल्यूएशन इस तरीके से ही होता है। वैल्यू मेथड्स जितने सारे होते हैं, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ये सारे मेथड्स जो है इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। तो जो भी है, तो यहाँ पर हम लोग जो 1 लाख का लॉस बेयर कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे गुडविल, ठीक है। अब उस गुडविल को हम लोग कैसे लिख देंगे? उस गुडविल को, अब गुडविल क्या है? गुडविल किधर दिखता है बैलेंस शीट में? एसेट साइड में कि लाइबिलिटी साइड में? एसेट। एसेट साइड में दिखता है। तो एसेट साइड में हम लोग गुडविल बोल के लिख देंगे कितना? 1 लाख। तो क्या हम लोग का बैलेंस शीट टैली कर जाएगा? हाँ, कर जाएगा। इधर देखो कितना आ जाएगा, 20 लाख, ठीक है। और इधर कितना आ रहा है चेक करके देखो, 7 7 + 12 19 + 1 20 लाख, ठीक है, ये हो गया। और गुडविल हमारा दिखता कहाँ है अगर बता दे तो? नॉन करेंट एसेट में जो है, नॉन करेंट एसेट में पीपीई के अंडर, ठीक है, इनटैंजिबल एसेट में दिखता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम लोग कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं तो फिर वहां पर गुडविल को इस तरीके से दिखाया जाता है। ये टी शेप में लेकिन नहीं होता, ये जस्ट समझाने के लिए। अब मान लो अगर डीलिंग्स कुछ और तरीके से होता, और तरीके से यानी एच लिमिटेड ने मान लो 4 लाख रुपए का शेयर खरीदा, ठीक है, लेकिन पेमेंट किया 3 लाख, ठीक है, 3 लाख कॉस्ट बेयर करके खरीदा। तो अब बोलो इसमें प्रॉफिट है कि लॉस है?
जैसे इसमें लॉस हुआ 1 लाख का, इसमें प्रॉफिट है कि प्रॉफिट लॉस? प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट है? 1 लाख। 1 लाख का प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? ये बिजनेस का कोई प्रोडक्ट बेच के या सर्विस बेच के बिजनेस जो भी कर रहा है उससे कमाया गया प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके वजह से प्रॉफिट जनरेट हुआ। इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। रिजर्व, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। मतलब कैपिटल रिजर्व मतलब ये रेवेन्यू नहीं होगा, ठीक है, रिजर्व होगा। रेवेन्यू मतलब डे टू डे का, कैपिटल मतलब जो कभी कभार होता है। तो ये कैपिटल रिजर्व क्यों है? ये भी एक तरीके का प्रॉफिट ही हुआ, ठीक है। प्रॉफिट ही तो लिखा हम लोगों ने, बट इसका नेचर क्या है? क्या ऐसा प्रॉफिट हम लोग बिजनेस में डे टू डे कमाते हैं? ऑब्वियसली नॉट। तो ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल नेचर का प्रॉफिट। तो इसको कैपिटल रिजर्व बोला जाता है। ये हम लोग कैपिटल रिजर्व में दिखा सकते हैं। अब कैपिटल रिजर्व कहाँ दिखता है? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। किसके अंडर दिखेगा? बोलो। रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर दिखता है जो है कैपिटल रिजर्व। क्या यहाँ कैपिटल रिजर्व लिखोगे तो बैलेंस शीट मैच हो जाएगा? देखो मैच तो होगा, लेकिन उसके लिए फिर तुम लोग को ये 3 लाख का कॉस्ट दिखाना पड़ेगा। मतलब ये जो कॉस्ट यहाँ पर कैश का वैल्यू जो है उस हिसाब से चेंज होगा, तब जाके मैच हो जाएगा। मतलब जैसे अगर देखा जाए तो इधर ये शेयर कैपिटल 20 लाख रहेगा, रिजर्व सरप्लस 1 लाख, मतलब इधर हो जाएगा 21 लाख। हम यहाँ रफली दिखा रहे। मशीन हो जाएगा 12 लाख का, और कैश जो है एक 2 लाख और 5 लाख है। तो अगर हम लोग 3 लाख पे कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर 3 लाख होने से 7 लाख आएगा। तो 7 लाख और इधर से 2 लाख, मतलब 9 लाख हो जाना चाहिए। 9 लाख ये आना चाहिए। तो ये 21 लाख मैच हो जाएगा, ठीक है। तो कैश में चेंजेस आएगा तब ना मैच होगा। तो कैश में क्या चेंजेस आएगा? ये 10 लाख से 3 लाख लेस होगा तो 7 लाख, और जो सब्सिडियरी है उसका तो 5 लाख, सॉरी उसका होल्डिंग का जो है, सब्सिडियरी का कितना रह जाएगा? सब्सिडियरी का 2 लाख रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअली लिखा नहीं है ना मैंने, सब्सिडियरी और होल्डिंग ये उल्टा लिखा हुआ है। ये उल्टा लिखा हुआ है। ये होल्डिंग का और ये सब्सिडियरी का। तो सब्सिडियरी का तो 2 लाख ही रहेगा, होल्डिंग का 3 लाख 7 लाख हो जाएगा। तो फिर 9 लाख करने से यहाँ पर ये मैच हो जाएगा। तो जो भी हो, मेन ये समझना है कि अगर हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट करके प्रॉफिट हुआ तो वो कैपिटल रिजर्व, और अगर लॉस हुआ तो उसे हम लोग गुडविल बोलेंगे। और कौन सा डेटा कहाँ दिखाया जाता है वो मैंने बताया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट जो है एक दो छोटा डेफिनेशन लिख लेते हैं। होल्डिंग कंपनी किसे बोला जाता है और सब्सिडियरी कंपनी हम लोग किसे बोलेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, होल्डिंग कंपनी इन ए रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज means a company of which such companies are subsidiary company। ठीक है, ये कुछ मतलब याद करने का जरूरत नहीं, कंसेप्ट तुम लोग को पता है, जस्ट एक बार लिखवा दिया, ठीक है। अकाउंट्स में तुम लोग को कोई डेफिनेशन पूछेगा नहीं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज। होल्डिंग कंपनी का एक या उससे ज्यादा कंपनी के साथ रिलेशन होता है। मीन्स ए कंपनी ऑफ विच कंपनीज आर सब्सिडियरी, जिनके साथ रिलेशन होता है वो उस कंपनी का, मतलब होल्डिंग कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी हो जाता है। रिलेशन कैसा होता है? 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करना। फिर उसके बाद सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 ऑफ कंपनीज एक्ट
2013 subsidiary company is defined as a company in which holding company control the composition of board of director। पहला पॉइंट। सेकंड, एक्सरसाइज और कंट्रोल more than one half greater than equal 50% of the total share capital either at its own or together with one or more of its subsidiary companies। एक बार समझा देते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो सब्सिडियरी कंपनी को डिफाइन करता है। इसका मतलब होता है कि जिस सब्सिडियरी कंपनी का मतलब वो कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल आ गया है। कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब होल्डिंग कंपनी इस कंपनी का मतलब सब्सिडियरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर सकती है। फिर सेकंड है एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। टोटल शेयर कैपिटल का 50% से ज्यादा होल्डिंग के कंट्रोलिंग में आ जाता है जिस कंपनी का, वो सब्सिडियरी कहलाता है। आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी किसे बोला जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर एस लिमिटेड का टोटल नंबर ऑफ शेयर है, मान लो यहाँ पर एस मतलब सब्सिडियरी। ठीक है, जब सब्सिडियरी कंपनी लिखना चाहेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे। तो टोटल शेयर है 10, उसमें से 8 शेयर एच लिमिटेड के पास है। ठीक है, तो बता सकते हो कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड का कितना शेयर होल्ड किया है, परसेंटेज में बताओ। परसेंटेज में बताओ कितना 80। परसेंट शेयर। 80%। ठीक है, तो 8 शेयर होल्ड किया है आउट ऑफ 10, तो ये हो जाएगा 80%। ठीक है, तो 80% होल्डिंग बाय, तो बाकी बचा 2 शेयर्स। ठीक है, तो ये 2 शेयर्स जो है ये कितना परसेंट हो रहा है, इसका मतलब ये कितना परसेंट हो जाएगा, ऑब्वियसली 20% हो जाएगा। बिना कैलकुलेशन किए हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि वो अगर 80 है तो ये 20 हो जाएगा। अब ये 20% शेयर जिनको बिलोंग करता है उसको हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि ये मेजोरिटी में तो है नहीं। ठीक है, इनके पास हमेशा देखो होल्डिंग होने के लिए 50% से ज्यादा होना पड़ेगा, तो फिर बाकी लोग, बाकी जो बच रहा है शेयर उसका परसेंटेज लेस देन 50% ही होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मतलब AS 21 ने ही ये सब बता रखा है, तो वही हम लोग को फॉलो करना होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को किधर दिखाओगे, बता सकते हो? ऐसे बैलेंस शीट के किधर दिखाओगे, एसेट या लाइबिलिटी साइड में? ये हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो किधर दिखाना चाहिए? मैंने हिंट्स दिया, शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं तो किधर दिखाना चाहिए? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि शेयर कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी साइड में आता है, तो इसको हम लोग रुपीज में दिखा देंगे, जितना होगा लाइबिलिटी साइड में आएगा। सेपरेटली इसे डिस्क्लोज करना पड़ता है। सेपरेटली डिस्क्लोज का मतलब है इसका अलग हेडिंग ही होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल के। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। अच्छा, अब जो है एक तो छोटा छोटा एग्जाम्पल और देखेंगे। देखो, जैसे मान लो कि एक
कंपनी एस लिमिटेड, मतलब मान के चलो यही सब्सिडियरी होगा, ठीक है। तो इसका कैश है 10 लाख, मशीन है 40 लाख, फर्नीचर है 50 लाख, तो टोटल हो गया 100 लाख। कैपिटल 10 लाख, पीएल 20 लाख, क्रेडिटर 70 लाख, 100 लाख। अच्छा, अब एक एक करके हम क्वेश्चन पूछते हैं, इससे हमें नया नया चीज सीखने को मिलेगा। अगर हम पूछे कि एस लिमिटेड का नेट वर्थ कितना है, तो बोलो कितना है। नेट वर्थ पता होता है क्या है? नेट वर्थ का मतलब ही होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। बताओ कितना है। कैसे निकालते हैं? 10 कैप सिर्फ 10 लाख नहीं, कैपिटल मतलब ये नहीं होता है कभी। अगर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट किए हो इंडिविजुअल का, तो यहाँ पर कैपिटल होता है, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड होता है, उसमें से ड्रॉइंग्स लेस होता है अगर कुछ है तो, या फिर जो है लॉस होता है तो लॉस लेस होता है। ये सब एडजस्ट करने के बाद जो आता है वो न्यू कैपिटल होता है, ठीक है। फिर उसी को नेक्स्ट ईयर बिजनेस में लगा दिया जाता है। तो हिंट्स दे दिया मैंने कि कैपिटल का मतलब सिर्फ कैपिटल नहीं होता अच्छा, है, तो सॉरी 30 फिर 30 लाख। 30 लाख। नेट वर्थ का मतलब सिर्फ कैपिटल, मतलब ये नहीं कि सिर्फ कैपिटल का पैसा होता है, उसमें ये सारे चीज भी एप्लीकेबल होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर 30 लाख होगा। अब इसको निकालने का दो प्रोसेस है। एक तो ऐसा लिख सकते हैं, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी। ये होता है एक फॉर्मूला। और एक होता है कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये होता है, ठीक है। अब ये दोनों फॉर्मूले पे हम लोग ये वाला क्वेश्चन अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे पहले वाला अगर देखे, टोटल एसेट है 100 लाख, आउटसाइडर लाइबिलिटी इसमें से कौन सा है? आउटसाइडर लाइबिलिटी। नहीं बोल सकते हो। ये लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी होता है, ये तीनों में आउटसाइडर लाइबिलिटी क्या है ये 70। बताने। हाँ, सिर्फ क्रेडिटर 70 लाख, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 30 लाख। या फिर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो कैपिटल कितना है? 10 लाख। रिजर्व सरप्लस के मतलब रिजर्व सरप्लस के हिसाब से मैंने बस पीएल ही दिखा है तो पीएल ही लिखेंगे, ठीक है। जिस भी तरीके से करो आंसर सेम आता है। तो टोटल एसेट से अगर सिर्फ आउटसाइडर लाइबिलिटी हटाते हैं तो भी कैपिटल नेट वर्थ मिल जाता है, या कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर हम लोग अगर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस को ऐड करते तो भी हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाता है। अब मान लेते हैं इस कंपनी में एच लिमिटेड ने एक्वायर किया है 80% शेयर ऑफ एस लिमिटेड, मींस इसका मतलब ही होता है होल्डिंग नेट वर्थ, ठीक है। मतलब एक्वायर करने का मतलब क्या? एक्वायर किया जाता है नेट वर्थ। अब नेट वर्थ का मतलब क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? कैपिटल प्लस पीएल, या फिर सॉरी कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस। अब रिजर्व सरप्लस में जो भी आएगा पीएल हो गया या जो भी आएगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी। तो अगर हम लोग एच लिमिटेड ने फिर 80% एच लिमिटेड को क्या मिला है? 80% ऑफ नेट वर्थ मिला है। यानी एच लिमिटेड ने कितना एक्वायर किया है? 30 लाख का 80%। मतलब हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि शेयर खरीदा है मतलब सिर्फ 10 लाख का जो है 80% मिला है, नहीं। किसी का कैपिटल मतलब किसी का नेट वर्थ लेने का मतलब है उसमें उसका रिजर्व सरप्लस को भी एक्वायर करना, ठीक है। क्योंकि नेट वर्थ का मतलब इंक्लूडिंग रिजर्व सरप्लस होता है, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी को जो नेट वर्थ बिलोंग करेगा वो है 30 लाख का 80%। तो फिर नेट वर्थ जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बिलोंग करेगा वो कितना होगा? बोलो, जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बिलोंग करेगा वो कितना हो? 20%। 20% ना, 6 लाख। 6 लाख हो जाएगा, ठीक है।
ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बिलोंग करेगा, और ये सेपरेटली डिस्क्लोज होगा, सेपरेटली डिस्क्लोज होना चाहिए इन बैलेंस शीट, ठीक है। मतलब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, अगर टी शेप में हम दिखाए, लाइबिलिटी साइड में दिखेगा तो नेट वर्थ में से होल्डिंग का हो जाएगा 24 लाख, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हो जाएगा 6 लाख, टोटल 30 लाख, इस तरीके से होगा। बाकी तो हमें देखना है कि कंपनी का जैसा बैलेंस शीट बनता है उसमें कैसे होता है, ये तो जस्ट एक ओवरव्यू चल रहा है समझने के लिए कि क्या होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर। हम्म अब हम लोग कुछ कंसेप्ट सीखेंगे जिसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो भी होगा। तो कंसेप्ट 1, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना होता है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब अगर होल्डिंग सब्सिडियरी का कंट्रोलिंग लेना चाहता है तो उसको क्या कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो उसका शेयर खरीदना पड़ता है कुछ पेमेंट करके, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें लॉस हुआ, मतलब जितना शेयर मिला उससे हम लोगों ने ज्यादा पे किया तो गुडविल जनरेट होता है, या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है कि जितना शेयर लिया उसका वैल्यू के हिसाब से कम पे करना पड़ा, मतलब वो तो डील जो होता है उसके हिसाब से पे होता है। तो या तो डील में गुडविल जनरेट होता है या कैपिटल रिजर्व। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ही निकालना होता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में या तो गुडविल निकल के आता है या फिर कैपिटल रिजर्व निकल के आता है। तो कैसे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस होल्डिंग कंपनीज शेयर इन द नेट वर्थ ऑफ एस लिमिटेड, और कैपिटल रिजर्व होल्डिंग कंपनीज शेयर इन नेट वर्थ ऑफ एस लिमिटेड माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा है ये, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लिया था मैंने कि हम लोगों ने 5 लाख रुपीज खर्चा किया, ये देखो 5 लाख रुपीज खर्चा किया और 4 लाख का शेयर मिला, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख। इस एग्जांपल में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जहाँ कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ था उसमें लिया था मैंने 3 लाख, ठीक है, और शेयर का वैल्यू दोनों में 4 लाख लिया, ये 3 लाख। होल्डिंग कंपनी शेयर इन नेट वर्थ ऑफ एस लिमिटेड, तो एस लिमिटेड ने होल्डिंग कंपनी का, सॉरी, होल्डिंग कंपनी ने एस लिमिटेड के नेट वर्थ में कितना एक्वायर किया वो तो हम लोगों ने खुद ही दिखाया कि 4 लाख का शेयर खरीदा। यहाँ सिर्फ कैपिटल ही दिखाया था, रिजर्व सरप्लस नहीं देखा, 100% 4 लाख का, ठीक है। तो ये वैल्यू दोनों केस में ही 4 लाख हो गया, ठीक है। तो ये देखो 5 लाख खर्चा करके 4 लाख का चीज लिया, तो 1 लाख का गुडविल जनरेट हुआ, लॉस हुआ, तो यहाँ पर हो रहा है 4 लाख का जो है हम लोगों ने शेयर लिया, बदले में 3 लाख ही दिया, तो हम लोग का कैपिटल रिजर्व जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है, तो पहले समझा दिया है तो फिर ये पढ़ के समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब जो पेमेंट कर रहे हैं, और होल्डिंग कंपनीज शेयर इन नेट वर्थ ऑफ एस लिमिटेड का मतलब हो जाता है एस लिमिटेड का जो नेट वर्थ है उसमें होल्डिंग कंपनी कितना एक्वायर कर रहा है, ठीक है, ये होता है। अच्छा, और ये हमेशा होना चाहिए मोर देन 50%, ठीक है, तभी होल्डिंग होगा। ये हमेशा मोर देन 50% ही क्वेश्चन में होना चाहिए, तभी हम लोग का ये कॉन्सोलिडेटेड वाला कंसेप्ट आ सकता है, अदरवाइज तो नहीं आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक सेकंड,
अब लिखो कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो भी हम लोगों ने बोला हुआ है, बट इस कंसेप्ट में दिखा रहे हैं तो यहाँ हम बता देते हैं। जैसे कि नेट वर्थ ऑफ, अगर एस लिमिटेड मतलब जो सब्सिडियरी कंपनी है उसका नेट वर्थ अगर 30 लाख है, ठीक है, और होल्डिंग कंपनी यानी एच लिमिटेड ने अगर एक्वायर किया है 80% शेयर, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना एक्वायर किया होगा, नेटवर्थ का 30 लाख का 20%, यानी 6 लाख। ये ऑलरेडी मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है, 6 लाख, और ये मेरा लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। बस यही मुझे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेट करना है। तो जैसा जैसा हम कंसेप्ट नंबर देके लिख रहे हैं ना, हमें इसी हिसाब से क्वेश्चन को स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ेगा। पहले स्टेप में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा कंसेप्ट 3। प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट रिजर्व एंड डिविडेंड। तो ये वाला कंसेप्ट समझते हैं। देखो, जैसे मान लो कि एक कंपनी है, आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स, 1 अप्रैल को, ठीक है, ये कंपनी जो है ये एस लिमिटेड है, ठीक है, ये एस लिमिटेड का मैंने 3 इयर्स का जो है बिजनेस दिखाया है, ठीक है। तो एस लिमिटेड, ये मान लो ये प्रॉफिट है, ठीक है, एस लिमिटेड प्रॉफिट फॉर 3 इयर्स, ठीक है। तो मैंने एस लिमिटेड का 3 साल का बिजनेस दिखाया है, 3 साल का प्रॉफिट भी एस लिमिटेड का यहीं पर हुआ होगा, ठीक है। अब 1 अप्रैल को क्या किया है, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड का सारा शेयर्स एक्वायर कर लिया। तो यहाँ पर लिखते हैं एच लिमिटेड एक्वायर 100% of share of S Limited, S Limited at कॉस्ट इक्वल टू 8 लाख। 8 लाख रुपीज में सारे शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जब एस लिमिटेड ने अपना सारा शेयर्स एच लिमिटेड को बेच दिया, उसके पहले, ये तो 1 अप्रैल है, अब 31 मार्च को जब ईयर एंड हुआ, मैंने ये 3 साल दिखाया है, तो 31 मार्च को जब ईयर एंड हुआ तो एस लिमिटेड का बैलेंस शीट कुछ ऐसा दिख रहा था, ठीक है। मतलब एक्वायर होने के जस्ट पहले दिन का बात कर रहे हैं कि इनका शेयर कैपिटल दिख रहा था 20 लाख, ठीक है, और पीएल दिख रहा था 20 लाख, ठीक है, ये प्रॉफिट दिख रहा था। अब एस लिमिटेड को ऐसा लगा कि इनके पास काफी ज्यादा प्रॉफिट है, तो इनको लगा कि प्रॉफिट इतना अच्छा है तो हम लोग इस प्रॉफिट से क्या देंगे, डिविडेंड देंगे, ठीक है। डिविडेंड देंगे कितना परसेंट, 10%। तो इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया उस दिन, ठीक है। तो अब अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है 10%, कब डिक्लेयर किया, 31 मार्च को। अब मुझे बोलो कि डिविडेंड का अमाउंट कितना होगा, कितना डिविडेंड देना पड़ेगा, 10% के हिसाब से कितना डिविडेंड पे करना पड़ेगा इस लिमिटेड को डिक्लेयर करने के बाद, मतलब जब भी पे करे कितना पे करना पड़ेगा। तो डिविडेंड किस पे होता है, इसके पहले सारे चैप्टर्स में बता चुके हैं, डिविडेंड किस पे। हाँ, 20 लाख शेयर कैपिटल के ऊपर 10% होगा। पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर हमेशा होता है, बैलेंस शीट में हम लोग का पेड अप ही दिखता है। तो 2 लाख हो जाएगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। अच्छा, अब ये 2 लाख डिविडेंड किसको मिलेगा बोल सकते हो। अब ये डिक्लेयर हुआ, अभी तक पे नहीं हुआ, सारा शेयर्स खरीद लिया ईच लिमिटेड ने, तो ये 2 लाख डिविडेंड किसको बिलोंग करेगा,
शेयर होल्डर को, अब शेयर होल्डर है कौन? एच। एच। ठीक है, तो इनको ही मिलेगा, तो ये शेयर कैपिटल पे कैलकुलेट किया, ठीक है, और ये इस पे। तो अब एच लिमिटेड को ये 2 लाख मिल जाएगा क्योंकि अभी शेयर होल्डर वही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 2 लाख दिया जाएगा, ये कौन से प्रॉफिट से दिया जाएगा? ये वाले प्रॉफिट से दिया जाएगा, ठीक है। मतलब इस पीरियड का प्रॉफिट, इस पीरियड का मतलब ये करेंट ईयर का प्रॉफिट से ही दिया जाएगा। ये हम जस्ट बता रहे कि इसके पहले इन्होंने जो बिजनेस किया है उसमें जो प्रॉफिट कमाते गए जो एक्यूमुलेट होता गया, क्योंकि प्रॉफिट तो एक्यूमुलेट होता है ना, इस साल का प्रॉफिट नेक्स्ट में ऐड होता है, फिर नेक्स्ट में ऐड होता है, ऐसे करके ही तो होता है। तो हम वही बोल रहे हैं कि इतने दिनों से इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया था, ठीक है, उसके हिसाब से इस फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट दिख रहा होगा उसी से ये प्रॉफिट देना है, जो कि है 20 लाख का 2 लाख, ठीक है। अब ये जो एच लिमिटेड को 2 लाख मिलेगा, अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि ये जो 2 लाख है, क्या ये एच लिमिटेड का इनकम बोल सकते हैं? रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू इनकम है कि कैपिटल इनकम है, क्या लगता है? खुद के मेहनत से कमाए गए इनकम को रेवेन्यू बोला जाता है, ठीक है। और किसी और का इनकम अगर हम लोगों को मिल रहा है क्योंकि हमारा राइट्स जनरेट हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल नेचर। मतलब जैसे तुम लोग खुद से कोई, मान लो खुद बिजनेस करोगे बड़े होके, या जॉब करोगे, जो भी करो, फिर उससे जो अर्निंग होगा उससे कुछ खरीदा, ठीक है, कुछ भी खरीदो, ठीक है, कोई कुछ भी, लैपटॉप खरीद लो, कोई गाड़ी खरीद लो, कोई घर खरीद लो, ठीक है, वो होता है तुम लोग का रेवेन्यू इनकम से। लेकिन तुम लोग को अगर पेरेंट्स से कुछ मिल रहा है, तो क्या पेरेंट्स का उस मतलब पेरेंट्स से जो भी मिलेगा, क्या वो भी तुम लोग के लिए रेवेन्यू नेचर है? क्या उसमें तुम लोगों ने कुछ मेहनत किया है? मतलब एक एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश करें। अब ऐसा मत सोचो क्या हम लोग घर पे कुछ करते नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हम बोल रहे हैं कि जैसे एक होता है ना कि हमें, जैसे क्या बोले, मतलब दादाजी का चीज पापा को मिलता है, पापा का चीज फिर उनके बेटे को, बेटी को, ठीक है, इस तरीके से जो मिलता जाता है जनरेशन वाइज, ठीक है, वो एक होता है। एक जो है जो मतलब जो कमा के हम लोग अर्न करते हैं, कमाना भी तो पड़ता है, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ जनरेशन वाइज जो मिलेगा उसी से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जो खुद कमा के अर्न करते हैं वो रेवेन्यू होता है, और जो गिफ्ट वगैरह में मिल गया मतलब वो गिफ्ट ही हुआ ना, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल नेचर का। अब गिफ्ट का बात अलग है, यहाँ पर तो कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है। 8 लाख का कॉस्ट बेयर कर रहे हो तभी शेयर होल्डर बने हो, तभी 2 लाख का डिविडेंड दिया जाएगा। अब इतना कुछ बताया, बोलो ये डिविडेंड कैसा है, कैपिटल नेचर का कि रेवेन्यू नेचर का? रेवेन्यू। रेवेन्यू क्यों? क्या ये प्रॉफिट कमाने में ईच लिमिटेड का हाथ था? तब तो रेवेन्यू होगा। अभी तो वही बताया कि अगर पेरेंट से कुछ मिल रहा है, क्या उसमें तुम लोग का कुछ हाथ है कमाने का? ये प्रॉफिट तो एक्विजिशन के पहले का है कि एक्विजिशन के बाद का है? पहले का है। तो फिर क्या इसमें एच लिमिटेड का कोई कंट्रीब्यूशन था ये प्रॉफिट कमाने में? नहीं। तो तो फिर ये कैपिटल। वाला कैपिटल नेचर का होगा, कैपिटल नेचर का होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ठीक है। ये एक्चुअली प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से जो डिविडेंड मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड, जो कि कैपिटल नेचर का होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ एक्विजिशन के बाद से जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोस्ट। ये जो हेडिंग दिख रहा है, लिखा हुआ है प्री और पोस्ट, तो एक्विजिशन के बाद के प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे? पोस्ट एक्विजिशन। और इस पीरियड में अगर कोई डिविडेंड मिलेगा, इसके बाद से एक्वायर होने के बाद से जो भी डिविडेंड मिलेगा वो उनका कैसे नेचर का होगा? तो ही तो नेचर बताया रेवेन्यू। है, रेवेन्यू नेचर का। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो कैपिटल नेचर का जो हमें डिविडेंड मिला, ये हम लोग का इनकम तो है नहीं, ठीक है, तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? तो AS 21 ने बोला है
कि ये आपका इनकम तो है नहीं कि आप इसको पीएल में दिखा दो, ठीक है। तो आपको इसको कहाँ दिखाना पड़ेगा, ये कैपिटल नेचर का है, तो बोल रहा है कि अपने कॉस्ट से कम कर दो, ठीक है, अपने कॉस्ट से कम कर दो। मतलब सीधा बात एक बोले, जैसे मान लो तुम लोग जो है जॉब करते हो, या फिर मान लो करोगे, फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जॉब करो या फिर बिजनेस करो, तो मान लो तुम लोग सोच रहे हो कि हम लोग एक 10 लाख का गाड़ी खरीदेंगे, ठीक है। अब तुम लोग के पास 8 लाख ही है। अब मान लो पेरेंट्स ने तुम लोग को 2 लाख दे दिया, ठीक है, तो तुम लोग का कॉस्ट जो 10 लाख का कॉस्ट था वो कम होके कितना हो गया। अगर मान लो 10 लाख का खरीदने का सोचा था, 2 लाख दे दिया, तो तुम लोग का कॉस्ट कितना हो जाएगा, मतलब अपने पास 8। से 8 लाख। तो कॉस्ट को कम कर दिया ना, मतलब ये जो मिला ये कैपिटल नेचर का, ये थोड़ी ना खुद कमाया था, नहीं कमाया था ना, कैपिटल नेचर का। तो फिर इससे कॉस्ट को कम कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, कंसेप्ट समझाने के लिए बोला है, ठीक है, डायरेक्टली वैसा कोई लिंक है नहीं। तो यहाँ पर जो 2 लाख है, ये डिविडेंड, कौन सा वाला डिविडेंड है, ये प्री एक्विजिशन वाला डिविडेंड है, ये मेरा रेवेन्यू नेचर का तो है नहीं। तो जो डिविडेंड रिसीव्ड होगा वो मेरे इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को कम कर देगा, ठीक है। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होके अब कितना आ गया, 6 लाख। तो मैंने जो एग्जांपल बोला उससे याद रखोगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये सब वाइटल पॉइंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये प्री और पोस्ट एक्विजिशन, देखो यहाँ पर हेडिंग क्या है, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, रिजर्व और डिविडेंड का कंसेप्ट। तो ये प्रॉफिट हो, रिजर्व हो या डिविडेंड हो, सभी में सेम कंसेप्ट होगा। अगर प्री है तो कॉस्ट से लेस होगा, और अगर पोस्ट है तो वो डायरेक्टली इनकम बोल के दिखेगा, डायरेक्टली इनकम आ जाएगा वो वाला, ठीक है। डायरेक्टली पीएल में हम लोग उसे दिखा सकते हैं। ये एडजस्ट विथ कॉस्ट होगा, एडजस्ट विथ, ठीक है। बस इतना सा बात याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये ऐसे एरो लगा दो। यहाँ पर स्टार देके लिखवा ही देते हैं, प्री एक्विजिशन डिविडेंड एडजस्ट अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड क्रेडिटेड टू पीएल हो जाएगा। ये डायरेक्टली इनकम बोल के, क्योंकि इसमें एज लिमिटेड का मेहनत जो है वो इंक्लूड हो जाएगा 1/4 से, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो भी होगा वो रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा, मतलब जो भी प्रॉफिट से जो भी मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग का हो गया रेवेन्यू नेचर, और ये हो गया कैपिटल नेचर। अच्छा, अगर ये पॉइंट समझ में आया तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जाम्पल। 1/4 को, ये जो है ये है डेट ऑफ एक्विजिशन, ये हो गया डेट ऑफ एक्विजिशन। एज लिमिटेड एक्वर एस लिमिटेड फॉर 80% होल्डिंग, ठीक है। मतलब 80% होल्डिंग लिया है, पूरा परसेंटेज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, ये जो है यहाँ पर एस लिमिटेड अर्न किया है 3 years प्रॉफिट, और यहाँ एस लिमिटेड का जो बैलेंस शीट है
एक्विजिशन के पहले वो कुछ मतलब लास्ट ईयर में वो कुछ ऐसा दिख रहा है, PL 100 लाख, जनरल रिजर्व 200 लाख। ठीक है। अच्छा, अब ये जो दिख रहा है 100 लाख और 200 लाख, ये रिजर्व हो गया। अब इसमें बोलो एच लिमिटेड का, एच लिमिटेड जब एस लिमिटेड को 80% के लिए एक्वर कर रहा है, तो अभी मैंने सिखाया कि वो नेट वर्थ को एक्वर करता है। नेट वर्थ का मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस। ठीक है, तो यहाँ मैंने कैपिटल का एग्जांपल नहीं दिया। रिजर्व सरप्लस में दो आइटम लिया, एक PL लिया है, एक जनरल रिजर्व लिया है। ठीक है, अब इसमें ये टोटल 300 लाख हो रहा है, तो ये टोटल 300 लाख में मुझे ये बताओ कि होल्डिंग का कितना अमाउंट जो है, होल्डिंग को कितना बिलोंग करेगा, होल्डिंग को कितना बिलोंग करेगा। 300 लाख में से अभी सिखाया था, हमेशा जितना परसेंटेज होल्ड होता है उतना ही होगा ना। तो अगर 80% होल्डिंग कर रहे हो तो 80% ही मिलेगा हर एक चीज का, तो कितना हो जाएगा। 240। हम्म, तो ये 80% इसका चला जाएगा, 240 लाख। और इसको हम लोग कौन से नेचर का रिजर्व सरप्लस बोलेंगे, कैपिटल या रेवेन्यू। अभी कैपिटल। सीखा है, हाँ अभी सीखा है ना कि बिफोर एक्विजिशन ये जो 3 इयर्स का प्रॉफिट है, ये एच लिमिटेड के लिए कौन सा प्रॉफिट हो जाएगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, एक्वर होने के पहले का। तो वो कैपिटल नेचर का होगा, क्योंकि उसमें एच लिमिटेड का किसी तरीके का मेहनत नहीं था। और यहाँ पर जो है, तो मेहनत नहीं था तो मिल क्यों रहा है, अगर ऐसा सोच रहे हो तो वो खरीद रहा है उस प्रॉफिट को। ठीक है, खरीदा गया प्रॉफिट को कभी रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट नहीं बोला जाता है, ये मेन बात है। अब मान लो एक्वर होने के बाद यहाँ 400 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, एस लिमिटेड का 400 लाख का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन एस लिमिटेड को अभी खरीद लिया है एच लिमिटेड ने, पूरा पूरी नहीं, 80% के लिए खरीद लिया। अब ये 400 लाख में से एच लिमिटेड का कितना जो है हिस्सा है, बोलो। 20%। 80% नहीं मिलेगा, 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट को मिलता है, क्योंकि 80% ही मिलेगा, होल्डिंग का ही बात चल रहा है ना। तो 80% ही मिलेगा, 20% तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाता है। P 20 लाख। ठीक है, अब ये कौन से नेचर का होगा, ये तो पोस्ट है, रेवेन्यू। बोल। हाँ ये रेवेन्यू नेचर का, ये हम हैबिट करवा रहे हैं तुम लोग को। ठीक है, तो ध्यान से बोलो तो दिमाग में ये चीज जो है चला जाएगा। ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन हुआ तो रेवेन्यू नेचर का, ये देखो कुछ नया चीज कर नहीं रहे, वही सारे चीजों को अलग अलग एग्जाम्पल के साथ बोल रहे हैं ताकि तुम लोग चीजों को समझो। ठीक है, अच्छा, अब मार्केट वोलेटाइल है, ऐसे मार्केट में अलग स्ट्रेटजी, नेक्स्ट देखो। बहुत क्रिस्टल क्लियर स्ट्रेटजी होता है। नहीं, आप देखने को क्या पाओगे, इसको फिर ये कैपिटल नेचर का जो है, इसको कैसे एडजस्ट होगा, ये एडजस्ट हो जाएगा किसके साथ, बोलो। एडजस्ट विथ लिखा हुआ है हेडिंग, वो भी लिखवा देते हैं, एडजस्ट विथ, सब लिखा कॉस्ट ऑफ हुआ है। एक्विजिशन। हाँ, एडजस्ट विथ कॉस्ट। और ये कहाँ चला जाएगा, ये रेवेन्यू नेचर का है, ये कहाँ चला जाएगा, सिंपल PL में चला जाएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा बैलेंस शीट बना के समझा देते हैं। एच लिमिटेड का ये कैसे दिखेगा, वो एच लिमिटेड का जो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट होगा, ठीक है, उसमें से एच लिमिटेड लेस कर देगा कितना, 240 लाख। ठीक है, 240 लाख जो है लेस कर देगा, और प्रॉफिट जो होगा एच लिमिटेड का, उसमें वो 320 लाख जो है वो ऐड कर देगा, क्योंकि वो रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है,
तो एच लिमिटेड का बैलेंस शीट में चेंजेस क्या देखने में मिलेगा? एच लिमिटेड अपने इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट से ये लेस कर देगा, जो प्री नेचर का होगा और जो पोस्ट नेचर का होगा वो जो भी होगा, चाहे वो पीएल हुआ तो पीएल में जाके ऐड हो जाएगा, वो रिजर्व सरप्लस में रिजर्व हुआ तो रिजर्व में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तुम लोग को समझना है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल 1, एज लिमिटेड एक्वर 70% share of S Limited at a cost of rupees 1,60,000. Asset are revalued at 1,80,000. Find cost of कंट्रोल। ठीक है, हमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल फाइंड आउट करना है। ये बैलेंस शीट लिख दिया मैंने एस लिमिटेड का। ठीक है, मतलब सब्सिडियरी का। एसेट है 2 लाख, कैपिटल यानी शेयर कैपिटल 1 लाख, रिजर्व है 1 लाख, तो टोटल 2 लाख और इधर हो गया 2 लाख। ठीक है, बताना है कि नेट वर्थ कितना होगा। तो सबसे पहले देखो, अगर मुझे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि कंट्रोलिंग के लिए कितना पैसा लगाया इन्होंने, वो तो मुझे पता है 1,60,000 लगाया। ठीक है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब क्या गुडविल हुआ जनरेट या फिर कैपिटल रिजर्व हुआ, वो पता करना है। कंसेप्ट नंबर 1 देख लो। तो गुडविल हुआ कि कैपिटल रिजर्व हुआ, वो पता करने के लिए तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैंने 1,60,000 रुपीज दे के कितना नेटवर्थ परचेस किया। ठीक है, तो नेटवर्थ कितना परचेस किया वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बोलो कि एस लिमिटेड का जो नेटवर्थ है वो कितना है, उसमें 2 एच लाख। लिमिटेड 2 लाख। लेकिन थोड़ा सा गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एक पॉइंट ऐड है कि एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ है 1,80,000 से। ठीक है, तो अगर एसेट का रिवैल्यूएशन 1,80,000 से हुआ है तो आफ्टर रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन अपवर्ड है कि डाउनवर्ड? 2 लाख का एसेट 1,80,000 हो गया, तो रिवैल्यूएशन डाउन। अपवर्ड डाउनवर्ड, तो एंट्री क्या होता है? पीएल अकाउंट पीएल डेबिट टू होता है, टू एसेट। पीएल टू एसेट होगा। तो 20,000 से कम हो गया एसेट। ठीक है, तो फिर ये रिवैल्यूएशन के वजह से जो बैलेंस शीट है वो चेंज हो जाता है। एसेट कितने का दिखेगा? इसका मतलब 1,80,000, 20,000 से कम होके कैपिटल 1 लाख ही दिखेगा, लेकिन रिजर्व कितना दिखेगा? रिजर्व 80 हो जाएगा। रिजर्व 1 लाख में से 20,000 कम हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व के अंदर ही पीएल वगैरह होता है। तो 1 लाख से 80,000 मतलब 20,000, 20K लिख देते हैं, समझ जाओ, ये के मतलब 1000 होता है। ठीक है, तो 80,000, तो इधर भी हो गया 1.8, इधर भी हो जाएगा 1.8। ये हो गया। अब हमें नेटवर्थ डिसाइड करना चाहिए अगर इस तरीके का कोई पॉइंट एडेड है जो कि रहेगा हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन नॉर्मली नहीं होता है। तो नेटवर्थ अब कितना आ जाएगा? नेटवर्थ 180। अब 180। अब 1,80,000 आ जाएगा। अब अगर इसको तुम लोग वो वाले मेथड से करोगे कि टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, तो आउटसाइडर लाइबिलिटी तो 0 है, टोटल एसेट ये वाला देखना चाहिए। 1,80,000 माइनस 0 1,80,000 होगा, और अगर तुम लोग कैपिटल प्लस रिजर्व करोगे तो भी 1 लाख प्लस 80 1,80,000 हो जाएगा। तो नेट वर्थ हो गया 1,80,000। इसमें से होल्डिंग ने कितना लिया है? दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऊपर देखो, होल्डिंग ने कितना, थोड़ी ना पूरा पूरा खरीदा है। 1,60,000। 70% करने 70%। करने से जितना आएगा
1,80,000 का 70% करने से जितना आएगा उतना लिया है, कितना होगा? 1,26,000। 1,26,000। तो 1,26,000 का नेट वर्थ परचेस किया गया है 1,60,000 पे करके। तो बोलो प्रॉफिट है कि लॉस है? 1,26,000 का नेट वर्थ लिया मैंने और बदले में 1,60,000 दिया, तो प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। लॉस है। तो लॉस है तो क्या जनरेट होता है? गुडविल जनरेट होता है। गुडविल का कैसे लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस एच मतलब होल्डिंग एच शेयर, ऐसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इन नेट वर्थ ऑफ एस लिमिटेड। ये हमेशा याद रखना। नहीं मतलब याद क्या, हम लोग तो समझ के ही कर रहे हैं कि एस लिमिटेड का नेट वर्थ लेता है होल्डिंग, ठीक है। तो उसको कितने का नेट वर्थ मिला? तो उसको मिला 1,80,000 का 70% नेट वर्थ उसने लिया, ठीक है। और बदले में उसने दे दिया है 1,60,000। तो फिर ज्यादा दिया मतलब महंगा खरीदा, चीज को महंगा खरीदा, शेयर को महंगा खरीदा, तो उसके लिए लॉस। लॉस को यहाँ बोलते हैं गुडविल। तो ये कितना आ रहा है डिफरेंस? वही मेरा गुडविल का वैल्यू होगा। बताओ कितना आ रहा है? 34,000। 34,000 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो दूसरा एग्जाम्पल। एज लिमिटेड एक्वर 85% शेयर ऑफ एस लिमिटेड at a cost of rupees 1,10,000. Machine is revalued at rupees 1,65,000. Pre-acquisition dividend received by Age Limited is rupees 10,000. Find COC। COC का मतलब है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और एस लिमिटेड का बैलेंस शीट कैसे दिख रहा है? शेयर कैपिटल 1,50,000 और मशीन भी 1,50,000, बस ये दिख रहा है, ठीक है। तो फिर से हमें सीओसी निकालना है। सीओसी का मतलब क्या होता है कि हमें ये देखना है कि गुडविल जनरेट हुआ कि रिजर्व सरप्लस जनरेट हुआ। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कितना नेट वर्थ एक्वर हुआ है। तो नेट वर्थ तो एक्वर होगा 85%, बट 85% ऑफ क्या? कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, ठीक है। या तो कैपिटल प्लस कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, या फिर टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? तो अगर टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी करोगे तो 1,50,000, कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस देखोगे तो 1,50,000। लेकिन क्या आंसर 1,50,000 होगा? क्योंकि मशीन रिवैल्यूड हुआ है 1,65,000 पे। तो रिवैल्यूड होने के बाद बैलेंस शीट कैसे दिखेगा? मशीन दिखेगा 1,65,000 का, और इधर शेयर कैपिटल दिखेगा कितना? 1,50,000 का ही दिखेगा। और रिजर्व सरप्लस में कितना आ जाएगा? क्योंकि अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है तो मशीन का कॉस्ट क्या होगा? बढ़ेगा। तो कितने से बढ़ा? 15,000 से। तो रिजर्व सरप्लस में कितना आ जाएगा? 15,000। 15। 15,000 आ जाएगा, ठीक है। और दोनों साइड बैलेंस शीट इस तरीके से टैली हो जाएगा। तो अब मुझे बोलो कि यहाँ नेट और तब कितना आ जाएगा? 165। 165। का 85% यानी कितना होगा? बताओ कैलकुलेट कर। 1,40,250। 1,40,250, ठीक है। और ये एंट्री होता है मशीन टू रिवैल्यूएशन रिजर्व बोल के, ठीक है। जब प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में लिखा जाता है, उसका अलग अलग रूल्स होता है, ठीक है। देखते हैं अगर जरूरत होगा तो बता देंगे। अदरवाइज लॉस हुआ तो पीएल में ही दिखाना होता है। रूल्स कुछ नहीं, जैसे सेम एसेट अगर नेक्स्ट टाइम
फिर से रिवैल्यूड हुआ और रिवैल्यूशन में लॉस हुआ, तो पहले लॉस को मान लो नेक्स्ट बार यही मशीन रिवैल्यूड फिर से हुआ और उसमें लॉस हुआ 5,000 का, तो 15,000 का पहले प्रॉफिट था, तो 5,000 पहले यहाँ से एडजस्ट, मतलब डायरेक्ट पीएल में हम लोग 5,000 नहीं लिखेंगे, हम लोग रिजर्व सर रेवेन्यू सॉरी रिवैल्यूशन रिजर्व, ये रिवैल्यूशन रिजर्व से पहले 5,000 यूज करेंगे, क्योंकि सेम एसेट पे पहले से 5,000 का जो है प्रॉफिट बुक था। ठीक है, वैसा आएगा तो बता देंगे। फिलहाल इतना समझो कि अगर मेरा प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूशन करते तो रिवैल्यूशन रिजर्व बोल के दिखाना है क्रेडिट करके, और अगर लॉस हुआ तो पीएल में दिखाना है। तो ये नेट वर्थ हो गया। अब देखो मैंने 1,40,250 का शेयर लिया और बदले में पे किया है कितना, बदले में पे किया है 1,10,000। तो बोलो क्या मैंने 1,10,000 पे किया है या फिर आंसर कुछ और होना चाहिए? मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये पॉइंट भी तो कुछ मायने रखता है। प्री एक्विजिशन क्या करना होता है समझाया मैंने तुम लोगों को, अभी अभी तो समझाया, कुछ तो बोलो। एडजस्ट करना होता है, लेस होगा। कॉस्ट से लेस होगा तो मेरा कॉस्ट कम हो जाएगा। अभी तो सिखाया कि अगर 10 लाख का कुछ चीज खरीदना, अगर पेरेंट्स तुम लोग को 2 लाख दे देंगे तो तुम लोग का कॉस्ट कम हो जाएगा, वही तो सिखाया। तो कॉस्ट ये हो जाएगा, ठीक है 1 लाख। तो इसका मतलब 1,40,250 का चीज लिया, बदले में उसको 1 लाख दिया एस लिमिटेड को, तो बोलो क्या जनरेट होगा, कॉन्ट्रैक्ट में क्या जनरेट हुआ, कैपिटल रिजर्व या गुडविल, दो ही चीज होता है, तो बताओ क्या हुआ। कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व ही होगा, ठीक है कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व मतलब एज कंपनीज शेयर इन नेट वर्थ ऑफ एस लिमिटेड माइनस कॉस्ट। तो 1,40,250 माइनस 1 लाख, तो 40,250 का कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ, 40,250 का। अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हम लोग का निकल गया, ये वाला कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पूछा था। अच्छा, अब एग्जाम्पल 3। एच लिमिटेड एक्वर 65% ऑफ एस लिमिटेड एट कॉस्ट ₹85,000। एस लिमिटेड का बैलेंस शीट, कैपिटल 3 लाख, रिजर्व 2 लाख, क्रेडिटर 1 लाख, 6 लाख, मशीन 6 लाख, तो ये हो गया 6 लाख। मशीन is revalued at ₹5,40,000 pre-acquisition dividend ₹6,000, find cost of capital and minority interest, cost of capital and minority interest, बताओ क्या होगा। सबसे पहले तो अगर मशीन रिवैल्यूड हुआ है तो मेरा ये बैलेंस शीट देखने में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा इसका कंसेप्ट। तो एस लिमिटेड का बैलेंस शीट कितना हो जाएगा, मशीन कितने का दिखेगा बताओ। 6 लाख का मशीन अगर 5,40,000 हो गया है तो कितने का मशीन दिखेगा, 540। 5,40,000 का ही दिखेगा, सही है। अच्छा, कैपिटल एज इट इज रहेगा, उसमें थोड़ी ना कोई चेंजेस हो रहा है। रिजर्व कोई चेंज होगा क्योंकि रिवैल्यूएशन में क्या हुआ है, प्रॉफिट या लॉस, लॉस हुआ है, तो रिजर्व सरप्लस में पीएल में चेंजेस दिखेगा। तो 2 लाख का है, उसमें से कितना कम हो जाएगा, कितने से रिवैल्यूड हुआ है, 6 लाख और 5,40,000 का डिफरेंस कितना हो जाता है, 60,000। 60,000। तो फिर कितना हो जाएगा, 2 लाख से 60,000 लेस होने से 1,40,000।
अच्छा, क्रेडिटर एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला, तो क्रेडिटर हो गया 1 लाख। तो बैलेंस शीट कुछ ऐसा देखने में हो जाएगा, 3 लाख, 4 लाख, 5,40,000, और इधर भी हो जाएगा 5,40,000। तो सीओसी निकालने के लिए सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा नेट वर्थ कितना हो जाएगा। तो नेट वर्थ कितना हो जा रहा है अभी, जिसको एक्वर किया जाएगा, एच लिमिटेड 65%। बोलो नेट वर्थ कितना हो रहा है? 4,40,000। 4,40,000 सही है, 4,40,000 होगा। किसी भी तरीके से कर सकते हो, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, या फिर ये दोनों का एडिशन 3 लाख और 1,40,000, तो भी आ जाएगा। कितना आ रहा है नेट वर्थ, कैलकुलेट करके बताओ। 2,86,000। 2,86,000 नेट वर्थ हो गया। अब हम लोग को निकालना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सॉरी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो उसके लिए हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट भी यहाँ पर चेंज होगा। वैसे तो दिख रहा है 85,000, लेकिन क्योंकि प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, दोनों पॉइंट को अब मैंने मर्ज करके दिया था, ठीक है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड हमेशा मेरे कॉस्ट से लेस होता है, कॉस्ट को कम कर देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 79,000, ठीक है। तो ये अभी मेरा कॉस्ट है। तो अब अगर मुझे सीओसी पूछे तो मेरा सीओसी हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व आ रहा है देखो, 79,000 पे करके मुझे मिल रहा है 2,86,000। तो मेरा क्या जनरेट हो रहा है, ऑब्वियसली प्रॉफिट है। तो हम और फॉर्मूला नहीं लिख रहे, कैपिटल रिजर्व जनरेट हो रहा है, क्योंकि मुझे 2,86,000 का शेयर मिला है, बदले में बस पे हुआ है 79,000। तो डिफरेंस कैपिटल रिजर्व आ रहा है, बिकॉज प्रॉफिट है। कितना आ रहा है बताओ, माइनस करके बताओ। 1,54,000। 1,54,000। नहीं 286 है ना, तो 2,07,000 आएगा। 2,86,000 ही है। तो फिर ये 2,07,000 हो जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू कैसे निकालते हैं? नेट वर्थ में उनका जितना हिस्सा बाकी है। तो नेट वर्थ तो पहले निकाल चुके हैं 4,40,000, उसमें कितना हो जाएगा, इसका 65% है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना होगा? 100 से 35। 65, 35%। तो फिर कितना आ जाएगा? 1,54,000। 1,54,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कंसेप्ट नंबर 3, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स करके मैंने बताई। ये जो एग्जाम्पल के पहले देखो, मैंने यहाँ कंसेप्ट नंबर 3 ही लिखा हुआ है। कंसेप्ट नंबर 3 कि प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन जो कंसेप्ट है उसको किस तरीके से डील किया जाएगा। कंसेप्ट नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 4, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन, पैरा 16 ऑफ AS 21, ठीक है। तो AS 21 के पैरा 16 में ये कंसेप्ट बताया गया है, जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। एक हो सकता है अपस्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि जब एस लिमिटेड एच लिमिटेड को गुड्स बेचता है, और जब एच लिमिटेड एस लिमिटेड को बेचेगा गुड्स, तो उसे बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, ठीक है। डाउनस्ट्रीम। अच्छा, ये अप और डाउन किस हिसाब से बोला गया है? देखो, एच बड़ा है क्योंकि वो कंट्रोल कर सकता है इसको, मतलब होल्डिंग कंपनी बड़ा है, तो होल्डिंग जब अपने से नीचे
मतलब नीचे के इन द सेंस हम बोल रहे हैं कि कंट्रोलिंग उसका है ना, तो वो पेरेंट्स हो गया, ठीक है, वो चिल्ड्रन। तो एच लिमिटेड जब एस लिमिटेड को बेचेगा तो डाउन स्ट्रीम अपने से नीचे वाले सेक्शन में बेच रहा है, और जब एस लिमिटेड एच को बेच रहा है तो वो अपने से ऊपर वाले सेक्शन में बेच रहा है, तो इसके लिए उसको बोला जाता है अपस्ट्रीम, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अगर ये आपस में स्टॉक बेच रहे हैं तो देखो, होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन होने के बाद नहीं बेच सकते, होने के बाद कैसे बेचेंगे, खुद ही खुद को थोड़ी ना बेच सकते, होने के बाद तो दोनों एक ही हो गए, ठीक है, क्योंकि एच लिमिटेड अगर 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है तो पूरा कंट्रोलिंग उसके पास आता है, तो जब कंट्रोलिंग ही मेरे पास है तो बिजनेस एंटिटी तो अलग होगा नहीं, वो सेम बिजनेस एंटिटी हो जाता है। तो बिफोर जो है एक्विजिशन अगर कोई गुड्स बेचा गया है तो फिर क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो अपस्ट्रीम में ट्रीटमेंट कुछ ऐसा होगा, एलिमिनेट प्रॉफिट फ्रॉम होल्डिंग एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और यहाँ पर डिक्रीज, और एक पॉइंट, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। और अगर डाउनस्ट्रीम सोल्ड हुआ था गुड्स तो एलिमिनेट प्रॉफिट फ्रॉम होल्डिंग ओनली, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये पॉइंट एक एग्जांपल से समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, जैसे मान लो कि एस लिमिटेड जो है सोल्ड गुड्स फॉर ₹100 एट द रेट ऑफ प्रॉफिट ₹20, ठीक है। तो मुझे एक चीज बोलो, अगर किसी ने 100 रुपए का चीज 20 रुपए प्रॉफिट में बेचा तो कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस 120। 120, ठीक है। अब मान लो ये सेल हुआ था 10 Jan 2024 को, ठीक है, और एच लिमिटेड ने ये 120 रुपए में खरीदा था। इसके बाद क्या हुआ, 10 Feb को, मान लो 10 Feb 2024 को एच लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया है एस लिमिटेड स्टॉक, सॉरी एच लिमिटेड को लिया, बस इतना ही रहना, तो एच लिमिटेड को एक्वायर कर लिया इस डेट को, ठीक है। अब देखो, एच लिमिटेड ने अगर एक्वायर कर लिया तो एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड को बेचा था एक स्टॉक 120 रुपए। अगर ये स्टॉक अनसोल्ड है तो क्या होगा, अगर ये स्टॉक इस डेट पे स्टॉक अगर मेरा अनसोल्ड है, स्टॉक अनसोल्ड टिल 10 Feb सोल्ड बाय एस लिमिटेड, तो क्या होगा, अगर बिक जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक्विजिशन के पहले बिक गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल हो गया, प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। लेकिन अगर रह गया तो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, अब देखो, अब एच लिमिटेड अपने बैलेंस शीट में, एच लिमिटेड में एस लिमिटेड भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। अब एच और एस बोल के कुछ अलग नहीं है, सभी एच है। तो अब अगर बिका नहीं है तो एच लिमिटेड के क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए में दिख रहे होंगे, 120 रुपए में ही दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि उसने तो वो 120 रुपए से खरीदा था, तो वो अपने स्टॉक को कैसे दिखाता है, AS2 अगर कभी तुम लोगों ने पढ़ा है तो उसमें बोला गया है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन या फिर इन्वेंट्री का, ठीक है, जो भी बोलो, इसका वैल्यूएशन कैसे होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होना चाहिए कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, ठीक है, ये AS2 ने बोल रखा है, ये तुम लोग पढ़ना चाहिए, कब पढ़े हो हम बता देते हैं, जब तुम लोग 11 में फाइनल अकाउंट्स करते थे या कॉलेज में किए हो, ठीक है, तो वहां ये पॉइंट आता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में दो दो जो है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ रहता है, और बोला जाता है कि उसमें से कोई एक ही लेना चाहिए और जो लोअर है वो लेना चाहिए, बिकॉज AS2 ने ये बताया, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब देखो,
इसने तो अपना कॉस्ट, इसको तो कॉस्ट ही पता है, तो इसने अपना इसको कॉस्ट में बुक कर रखा है। एनआरवी अभी मार्केट वैल्यू में हम नहीं जा रहे हैं। अब देखो क्या होगा यहाँ पर कि अब जैसे ही एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को परचेस कर लिया, ठीक है, जैसे ही एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को परचेस कर लिया, तो फिर अब उसको तो पता चल गया ना कि ये वाला स्टॉक में कितना प्रॉफिट है, क्योंकि एस लिमिटेड को तो बताना पड़ेगा। एस लिमिटेड बता देगा कि देखो ये वाला स्टॉक क्या वही है जो मैंने आपको बेचा था, तो एच लिमिटेड बोलेगा हाँ। तो एच लिमिटेड खुद भी पूछेगा बोलो कितने प्रॉफिट लगा के बेचा था। तो एस लिमिटेड बोल रहा है, ठीक है, एस लिमिटेड बोल रहा है, एस लिमिटेड कंपनी बोल रहा है कि मैंने यहाँ 20 प्रॉफिट जोड़ा था, ठीक है। अब इसको पता चल गया, इसका मतलब इस स्टॉक का जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितना है, 100, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर होना चाहिए। अब मुझे पता है कि मेरे लिए कॉस्ट, मतलब एच लिमिटेड सोच रहा है मैंने तो 120 में खरीदा है, बट इसका एक्चुअल कॉस्ट 100 है, मुझे पता चल गया, और एस लिमिटेड भी अब मेरा ही हिस्सा है, तो हम अपने स्टॉक को क्या प्रॉफिट के साथ बुक करेंगे, ऑब्वियसली नॉट, तब एस टू कैसे फॉलो होगा। तो फिर ये अपने क्लोजिंग स्टॉक को कितने में दिखाएंगे इसके बाद से, बोलो कितने में दिखाना चाहिए। ये ऐसा कुछ मुश्किल 100। तो 100 में ही दिखेगा, तो वही तो है, वही तो कंसेप्ट है कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी का कंसेप्ट तो यहाँ आया नहीं, एनआरवी मतलब होता है मार्केट में इसको बेच के कितना मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ वो तो पॉइंट दिया नहीं कि मार्केट में बेच के कितना मिलेगा, तो एनआरवी को छोड़ो, मुझे कॉस्ट पे बुक करना चाहिए, इतना सोचो। तो मेरा कॉस्ट तो कितना है, 100 है, तो मुझे 100 में बुक करना पड़ेगा ना, वही तो सिखाया, वही तो बोला। तो अब यहाँ पर देखो, अगर एस लिमिटेड ने गुड्स बेचा था एच लिमिटेड को, मतलब अपस्ट्रीम था, तो एलिमिनेट होगा प्रॉफिट फ्रॉम होल्डिंग कंपनी, ठीक है। एंड माइनॉरिटी, देखो पॉइंट 2 हम लोगों ने किया, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू को डिक्रीज कर देना है, कितने से, जितना प्रॉफिट उन्होंने ऐड किया था। और एक पॉइंट बोला है एलिमिनेट प्रॉफिट फ्रॉम होल्डिंग एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है वो भी समझो। इसका मतलब ये है कि ये जो 20 रुपीज का प्रॉफिट है इस स्टॉक में इंक्लूडेड, जो कि अन अर्नड है, मतलब अर्न हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एच लिमिटेड ने वो स्टॉक अभी तक बेचा नहीं या फिर बिका नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट में एच लिमिटेड का प्रॉफिट का हिस्सा कितना है, मतलब इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी तो आ जाएगा ना, क्योंकि एच लिमिटेड ने कितना जो है होल्डिंग किया है, मान लो एच लिमिटेड ने 80% होल्डिंग किया है, ठीक है। एच लिमिटेड ने यहाँ पर 80% होल्डिंग किया है एस लिमिटेड में। तो ये जो प्रॉफिट एलिमिनेट कर रहे हैं उस प्रॉफिट में एज लिमिटेड का हिस्सा कितना होगा, 20%, सॉरी 80%, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना होगा, 20%, ठीक है। तो 80% मतलब कितना हो जाएगा, 16, और 20% मतलब कितना हो जाएगा, 4 रुपीज, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रॉफिट इधर होगा ना बैलेंस शीट के इधर, जैसे कि देखो इनका पहले यहाँ पर कुछ प्रॉफिट दिख रहा होगा बैलेंस शीट में, ठीक है। वो मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है, वो अमाउंट नहीं पता, ये किसका है बैलेंस शीट, एच लिमिटेड। अब एच लिमिटेड जब अपना कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहा है, तो प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट को वो लेस कर देगा, क्योंकि वो 16 रुपीज का प्रॉफिट और आगे तो अर्न करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसको तो पता चल गया कि वो स्टॉक 100 रुपए का है, तो उसमें जो 20 का प्रॉफिट है वो तो आगे अर्न करेगा नहीं, तो वो 20 के प्रॉफिट को एलिमिनेट कर देगा। तो होल्डिंग के यहाँ से 16 का प्रॉफिट एलिमिनेट हो जाएगा, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के यहाँ से कितने का प्रॉफिट लेस हो जाएगा, 4 रुपीज का प्रॉफिट टोटल से लेस हो जाएगा। देखो यहाँ पर वही लिखा है, एलिमिनेट प्रॉफिट फ्रॉम होल्डिंग एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दोनों में से प्रॉफिट को हमें एलिमिनेट करके दिखाना है, ठीक है, कि इतना इतना प्रॉफिट एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि 20 बुक था ना इधर, 20 विथ प्रॉफिट बुक था। तो अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड को डाउन करोगे तो लाइबिलिटी को भी तो ठीक करना पड़ेगा, तो 20 किस हिसाब से रिकॉर्डेड था, प्रॉफिट के हिसाब से, तो प्रॉफिट को भी मुझे 20 से कम कर देना चाहिए इधर, तब जाके बैलेंस शीट टैली होगा। तो अब 20 तो पूरा होल्डिंग को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फिर जितना होल्डिंग को बिलोंग करेगा वो होल्डिंग के हिस्से में जाएगा, और बाकी माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के हिस्से में जाके लेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग ऑपोजिट वाला देखें, मतलब अगर होल्डिंग ने सब्सिडियरी को बेचा था, फिर जो है एक्विजिशन का कंसेप्ट आया, तो यहाँ पर अपस्ट्रीम वाला, तो एस लिमिटेड सोल्ड गुड्स फॉर ₹100 एट द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹20। एच लिमिटेड को
ये अपस्ट्रीम वाला किया, चलो डाउन स्ट्रीम वाला करेंगे ना, ये अपस्ट्रीम वाला तो किया। डाउन स्ट्रीम उल्टा लिखना पड़ेगा मुझे। अगर यहाँ कर देते हैं एच, तो एच लिमिटेड सोल्ड गुड्स फॉर 100 एट द रेट ऑफ 20 फॉर एस लिमिटेड। एस लिमिटेड को अगर बेच रहा है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 यानी 120, ठीक है। तो एक्विजिशन के बाद क्या होगा देखो, ये क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पर देखो अब ये एच लिमिटेड को, क्योंकि कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट तो वही बनाएगा, तो एच लिमिटेड का जो बैलेंस शीट है उसमें क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितने का दिख रहा होगा। तो देखो एच लिमिटेड का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो दिख रहा होगा हम लोग का 120 का ही, ठीक है। तो एच लिमिटेड ने जब एस लिमिटेड को एक्वर कर लिया, एच लिमिटेड ने जब एस लिमिटेड को एक्वर किया, तब अपना क्लोजिंग स्टॉक दिखाएगा और एस का भी क्लोजिंग स्टॉक ऐड ऑन करेगा, जो कि उसे पता है 120 का है, ठीक है, जो कि उसे दिख रहा है कि 120 का है, लेकिन उसको ये भी तो पता है कि ये 120 वाला तो मैंने ही उसे बेचा था, ठीक है। तो अब क्या वो खुद ही अपने स्टॉक का वैल्यू इंक्लूडिंग प्रॉफिट दिखाएगा? नहीं, उसे तो पता है कि ये स्टॉक एक्चुअली कितने का है, 100 का है, ठीक है। तो जो जब वो सब्सिडियरी का क्लोजिंग स्टॉक लेगा, उसमें जो स्टॉक उसने बेचा था एस लिमिटेड को और वो अनसोल्ड अगर है, तो फिर उसको विदाउट प्रॉफिट बुक करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो वही लिखा हुआ है, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू डिक्रीज करना पड़ेगा। और दूसरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर ये हो जाएगा कि एच लिमिटेड ने जो प्रॉफिट बुक किया था जब उसने एस लिमिटेड को स्टॉक बेचा था, तो उसका प्रॉफिट इधर आया होगा, मतलब रिजर्व सरप्लस के अंडर आएगा। अब तुम लोग अगर सोचोगे कैसा आया होगा, वो तो देखो बड़ा ही नॉर्मल सा बात है। एच लिमिटेड ने जब अपना ट्रेडिंग बनाया होगा, हम ट्रेडिंग पीएलसी समझाते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट जब बुक किया है तो बाई सेल में एस लिमिटेड को बेचा गया स्टॉक भी बुक किया है, तो वो प्रॉफिट जीपी में आया, फिर वो एनपी में आया, एनपी से वो कैपिटल में गया, ठीक है। तो रिजर्व सरप्लस में जो प्रॉफिट होगा वहां पर एस लिमिटेड को बेचा गया स्टॉक का प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होगा। अब ये स्टॉक एस लिमिटेड से अनसोल्ड है अभी तक, मतलब एस लिमिटेड ने वो स्टॉक अभी तक बेचा नहीं जो उसने एच लिमिटेड से खरीदा था, और इसके पहले ही एक्विजिशन हो गया, ठीक है। मतलब ये आफ्टर एक्विजिशन का कंसेप्ट हो रहा है, आफ्टर एक्विजिशन हो गया। तो फिर क्या होगा, तो फिर बस इतना ही कि एच लिमिटेड ने जो प्रॉफिट अर्न बोल के दिखाया था एस लिमिटेड को बेचने के बाद, उस प्रॉफिट से लेस कर देगा जो है ये 20 रुपीज वाला प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एलिमिनेट प्रॉफिट फ्रॉम होल्डिंग ओनली, यहाँ पर सिर्फ होल्डिंग से ही लेस होगा, ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट से लेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एसेट स्टॉक बेचा किसने था, होल्डिंग ने बेचा था। तो होल्डिंग को क्या करना है, होल्डिंग को पता है ये स्टॉक 100 का होना चाहिए, तो वो क्लोजिंग स्टॉक को कम करेगा और प्रॉफिट सिर्फ उसी के अकाउंट्स में बुक है तो वहां से लेस हो जाएगा। लेकिन इसमें दोनों से क्यों हो रहा है, ये वाले केस में दोनों से इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसमें होल्डिंग ने खरीदा था, तो होल्डिंग को तो पता नहीं कितने का था स्टॉक, तो उसने कम कर दिया, ठीक है। प्रॉफिट जैसे ही पता चला, अब वो प्रॉफिट उसका अकेले का नहीं है क्योंकि उसने 80% ही होल्ड किया है, तो उस प्रॉफिट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी हिस्सा था, तो उसको लेस करके ही वो अपना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगा, ठीक है। ये हो गया अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला कंसेप्ट। और एक लास्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट 5, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, कंसेप्ट नंबर 5, ठीक है। तो देखो हमें कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, मेनली मैंने पहले ही बताया है बैलेंस शीट को, ठीक है। एसपीएल कभी कभार देगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी कभार, मेन यही वाला करना है जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। तो हम लोग को कंसोलिडेट करने के लिए यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज लेना पड़ेगा। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब हो जाता है, जैसे मान लो कि एच लिमिटेड अपना स्टॉक वैल्यू करती है फीफो मेथड से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होता है ना, एच लिमिटेड मान लो अपना इन्वेंट्री वैल्यूएशन करती है फीफो मेथड से, हो ही सकता है, ठीक है। और एस लिमिटेड जो है वो अपना इन्वेंट्री वैल्यू करती है मान लो वेटेड एवरेज मेथड से, ठीक है। एस लिमिटेड वेटेड एवरेज मेथड से, अब क्या हुआ, दोनों में जो है एक्विजिशन का कंसेप्ट हुआ, तो अब एच लिमिटेड और एस लिमिटेड को अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंसोलिडेट करना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, एक तो फॉलो कर रहा है
फीफो एक फॉलो कर रहे हैं, वेटेड एवरेज, तो दोनों का वैल्यूएशंस तो अलग अलग होगा, तो हमें तो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग करना है, नहीं तो हम लोग जो चले कैसे, ठीक है, कैसे करके हम लोग चीजों को समझे, क्योंकि एक ही बैलेंस शीट में फीफो से भी वैल्यूएशन होगा, डब्ल्यू वेटेड एवरेज से भी होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक मेथड में आना पड़ेगा। अब कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा, ऑब्वियसली एच लिमिटेड एस लिमिटेड को एक्वायर करेगा, तो एच लिमिटेड जो फॉलो कर रहा था वही एस लिमिटेड को फॉलो करवाएगा, मतलब इसके वेटेड एवरेज से बनाए गए स्टॉक को वो फीफो में ट्रांसफर कर देगा। अब ये करते वक्त प्रॉफिट में चेंजेस जरूर दिखेगा, क्योंकि फीफो मेथड से जो आंसर आता है स्टॉक का, वेटेड एवरेज से वो आए जरूरी नहीं है, ठीक है, कम या ज्यादा आ सकता है। तो अगर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में इंपैक्ट आता है तो प्रॉफिट में भी इंपैक्ट आ जाता है, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जो है प्रॉफिट को इंपैक्ट करता है। क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, और क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हो जाता है तो प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, तो इंपैक्ट आएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अलाइनमेंट ऑफ पॉलिसीज शुड बी मेड and accordingly profit should be adjusted. Accordingly profit should be adjusted. पॉलिसी को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से जो प्रॉफिट कम या ज्यादा होगा उसे भी हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि देखो यहाँ पर ठीक है, इसका और एग्जाम्पल क्या ले, इसका एग्जाम्पल अगर लेते भी है तो क्या लेंगे, मतलब मान लो इसमें 2100 हो रहा था, और इसी को जब हम लोग फीफो में ट्रांसफर करेंगे तो मान लो वो 2000 हो गया, तो 100 का जो गैप आ गया, इसकी वजह से प्रॉफिट का जो चेंज होगा वो हमें जो है एडजस्ट करके दिखाना पड़ेगा। तो वो तो जब क्वेश्चन आएगा तब समझ जाओगे। तो ये 5 कंसेप्ट मेनली है, ये 5 कंसेप्ट को हमें फॉलो करके चलना है, अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसके बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। बाकी जो है हम लोग अगर कुछ और कंसेप्ट होता है तो वो बाद में धीरे धीरे देखेंगे, इससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर आज इतना ही।